आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इन रिपल टैंक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिपल टैंक को, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस थी जिसको हम यूज़ करते थे वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि आपको इसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर जब पानी के अंदर आप वाटर वेव्स को इस्टेब्लिश कर लेते थे, यानी कि बना लेते थे, तो फिर आप क्या करते थे कि इसके अंदर वेव्स के डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया था, आज हम डायफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं रिपल टैंक की, तो रिपल टैंक के अंदर आपके पास एक लैंप स्टैंड होता है जिसके साथ एक लैंप लगा होता है। उसके बाद आपके पास एक ये टेबल है और टेबल के ऊपर आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्रे पड़ी हुई है। ट्रांसपेरेंट ट्रे का फ़ायदा यह है कि इसमें से लाइट क्या कर सकती है, पास कर सकती है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट ट्रे है इसके ऊपर पानी को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। और साथ यहाँ पर आपके पास एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। वाइब्रेटर जो है ना, उसका बेसिकली काम ये है कि पानी के अंदर वेव्स बनाना। तो अब जो वाइब्रेटर है उसके साथ एक और डिपर अटैच होता है, और वो जो डिपर है बेसिकली या तो वो स्ट्रेट डिपर हो सकता है या फिर स्फेरिकल। स्ट्रेट डिपर अगर होगा तो वो असल में स्ट्रेट वेव्स बनाएगा, जबकि अगर स्फेरिकल डिपर होगा तो वो सर्कुलर वेव्स बनाएगा। स्ट्रेट वेव से मेरी मुराद बेसिकली ये वाली वेव जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह से यूं जो वेव्स ट्रैवल कर रही होंगी ये स्ट्रेट वेव्स होंगी। तो जैसे कि ये जो वेव्स बन रही हैं आपके पास, ये नज़र आ रही हैं, ये असल में आपके पास सर्कुलर वेव्स हैं। अब बात करते हैं कि डायफ्रैक्शन कैसे होती है रिपल टैंक के अंदर। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एनिमेशन की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आपके पास एक ये वाटर वेव जनरेटर है जिसको समझ लें कि रिपल टैंक की तरह है, और यहाँ से ये स्ट्रेट वेव्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ अभी, क्योंकि इसको मैंने रोका हुआ है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम बाय फ्रेम लेके जाऊँगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है कि वाटर वेव्स को जनरेट कर रहा है। तो ये जो वाटर वेव्स जनरेट हो रही हैं बेसिकली एक स्ट्रेट लाइंस की तरह नज़र आ रही हैं आपको, तो असल में ये स्ट्रेट वेव्स हैं। तो अब आप इनकी ख़ास बात यह है कि अब आपने ये जो सामने ये जो चीज़ है, असल में ये एक दो ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको आपने कुछ फासले पे रखा हुआ है, तो ये मिल के एक स्लिट बनाते हैं। तो जब भी आपके पास दो रुकावटें जो कि एक दूसरे के से कुछ फासले पर मौजूद हों, तो असल में वो मिल के क्या बनाती हैं, स्लिट। जबकि आपको ये जो ब्लू पोर्शन और ये जो ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये असल में स्ट्रेट वेव्स हैं जो कि इस वाटर वेव जनरेटर से निकल कर आ रही हैं, यानी कि बन रही हैं। अब जब ये वेव्स आगे आएंगी तो आप ये देख रहे होंगे कि जब ये रुकावट के पास पहुंचेंगी, यानी कि जब दो रुकावटें आपस में एक दूसरे से फासले पर हैं, यानी कि स्लिट के पास, तो आप ये देखेंगे कि ये जो वेव है अभी स्ट्रेट आ रही है। जैसे ही इस रुकावट के पास पहुंचेगी तो एजिस यानी कि किनारों से ये क्या होना शुरू हो जाएगी, बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख रहे होंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बेंड होने के साथ साथ ये थोड़ी सी फैल भी रही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट पोर्शन है आपके पास, यानी कि जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ से किसी किस्म की कोई बेंडिंग आपको नज़र नहीं आ रही, यानी कि वेव कर्व होती नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, जबकि यहाँ पर अब ये क्या होने लग गई है, कर्व होने लग गई है। तो अब अगर इसको मैं प्ले कर दूँ आपके लिए, जैसे कि ये, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किनारों से वेव क्या हो रही है, बेंड हो रही है, जबकि जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ से किसी किस्म की कोई बेंडिंग खास ऑब्जर्व नहीं हो पा रही। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ आपके पास कि जब भी दो जो स्लिट्स हैं, यानी स्लिट के बीच का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होगा ना, यानी दो रुकावटों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा होगा, तो वेव जो है वो किनारों से तो बेंड होगी, जबकि सेंटर से बेंड नहीं होगी। और अगर आप थोड़ा और गौर से देखेंगे तो आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि आपकी वेव फैलती भी जा रही है। ठीक है, अब आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप इन दो रुकावटों के बीच का फासला कम कर दें, तो फिर जो असल में जो स्लिट विड्थ है वो असल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो दिखाता हूँ, जैसे कि मैं बहुत ही कम फासला कर देता हूँ अब। तो अब बेसिकली ये होगा कि आपके पास वेव किनारों के साथ साथ सेंटर से भी क्या हो रही होगी, बेंड हो रही होगी। अगर इसको मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपके लिए चलाऊं, जैसे कि आप अगर गौर से ऑब्जर्व करें इस पॉइंट को, तो यहाँ से वेव आपको फैलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और साथ बेंड भी हो रही है, जैसे सर्कल नहीं होता, सर्कल का आधा जो पोर्शन होता है उसकी तरह ये बेंड हो रही है।
तो ये जो असल में फिनोमेना है जिसमें वेव के सामने जब कोई रुकावट इस तरह से आ जाए, यानी कि कोई स्मॉल ओपनिंग हो या स्लिट पड़ी हो, तो ये जो वेव का फैलना है यानी कि या बेंड होना है, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। तो फिर मैं डायफ्रैक्शन को यूं डिफाइन कर सकता हूं, द बेंडिंग ऑफ वेव्स, कौन सी वेव्स, वाटर वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल्स इज नोन एज डायफ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर आपके पास इस एनिमेशन के अंदर हो रहा है कि जो वेव है जब उसके सामने रुकावट आ रही है तो वेव क्या कर रही है, बेंड हो रही है। और बेंडिंग तब आपके पास ज़्यादा है जब आपके पास जो ये स्लिट है इसकी विड्थ कम है। जब स्लिट की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी तो जो बेंडिंग है वो असल में कम हो जाएगी। तो फिर यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जितनी स्लिट विड्थ कम होगी असल में आपके पास उतनी वेव्स की बेंडिंग ज़्यादा होगी, और जितनी स्लिट विड्थ आपके पास लार्ज होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो आपके पास जो बेंडिंग है वो कम होगी। और इस चीज़ का आप मवाजना इस तस्वीर से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्मॉल गैप है, स्मॉल गैप होने की वजह से बेंडिंग आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी ज़्यादा जो है ना वो सर्कुलर पाथ में बेंड हो रही है, जैसे कि सर्कल का कुछ पोर्शन है ना उसमें बेंड हो रही है। यहाँ पर स्लिट विड्थ बहुत ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं हो रही। अब बात करते हैं कि इंटरफेरेंस कैसे होती है रिपल टैंक के अंदर। तो बेसिकली इंटरफेरेंस एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें दो वेव, पानी की वेव्स इस तरह से मिलें कि या तो वो पानी का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वेव का एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें या फिर एम्पलीट्यूड को क्या कर दें, वो कम कर दें। और ये चीज़ मैं आपको अभी इस एनिमेशन में दिखाऊंगा जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। एक पानी की वेव यहाँ से बनेगी और एक पानी की वेव यहाँ से बनेगी। तो इसी की बुनियाद पर मैं इसको नाम दे सकता हूँ फर्स्ट वेव जनरेटर, जबकि इसको मैं नाम दे सकता हूँ सेकंड वेव जनरेटर। लेकिन ये दोनों वेव्स कौन सी होंगी, वाटर वेव्स होंगी। तो इंटरफेरेंस को आपने यूं ही समझना है जैसे दो पानी की लहरें, समुंदर की जो लहरें हैं वो आपस में मिल रही हों। तो अब उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा एनिमेशन पर जाकर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक वेव बनेगी और एक यहाँ से बनेगी, ठीक है। इसको मैं स्लो करता हूँ और यहाँ से प्ले करता हूँ। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वेव्स बनाएंगे, ठीक है। जब ये वाटर वेव्स बनाएंगे बेसिकली तो आपको ये नज़र आएगा कि जिस पॉइंट पर ये वेव्स आपस में मिलेंगी वहां पर या तो ये वेव आपको बहुत गाढ़ी नजर आएगी यानी डार्क कलर, ब्राइट कलर की नजर आएगी, या फिर आपको डार्क कलर की नजर आएगी। तो ये जो ब्राइट नजर आना है या ये जो डार्क नजर आना है ये असल में ये बता रहा है कि उन पॉइंट्स के ऊपर दो वेव्स ने आपस में मिलाप किया है। अब ये जो मिलाप है ये असल में दो तरह का हो सकता है। एक तरह से जब मिलाप होगा जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है जो कि आपको डार्क नजर आ रहा है, जैसा कि आपको ये पोर्शन नज़र आया, तो यहाँ पर जब दो वेव्स मिली तो ऐसा लग रहा है कि असल में आपके पास वेव का एम्पलीट्यूड छोटा होगा। तो जब भी आपको ऐसे वेव ऑब्जर्व हो कि ये पोर्शन आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है यानी कि धुंधला नज़र आ रहा है, जबकि ये जो पोर्शन है जो इसको मैं लेबल कर रहा हूँ ये असल में ये वाला, ये सर जो आपको पोर्शन है ये ब्राइट नज़र आ रहा है यानी कि बहुत वाज़िया नज़र आ रहा है। ये एक डिफरेंट इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये उससे मुख्तलिफ इंटरफेरेंस को। तो जहां पर एम्पलीट्यूड वेव का छोटा हो जाए ना, जब दो वेव्स पानी के आपस में मिलें और जिस पॉइंट पर जाकर एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा बेसिकली वो इन डार्क पोर्शन से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी कि दो वेव्स आपस में इस तरह से मिली कि उन्होंने जो नई वेव बनी उसका जो एम्पलीट्यूड है यानी उसको छोटा कर दिया। जबकि ये जो आपको ब्राइट पोर्शन नजर आ रहा है ये असल में एक और इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी कि वो इंटरफेरेंस जिसके अंदर जब दो वेव्स आपस में मिली तो उन्होंने, यानी कि दो पानी की लहरें जब उन्होंने आपस में मिली तो उन्होंने एक बड़ी पानी की लहर बना दी। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जब दो वेव्स आपस में, पानी की वेव्स इस तरह से मिलें कि वो असल में एक छोटी लहर बना दें तो असल में वो जो इंटरफेरेंस हो रही है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट वेव यानी कि जो नई वेव हासिल हो रही है इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल वेव्स, यानी कि जो दो वेव्स आपस में मिल रही थी उससे जो रिजल्टेंट वेव हासिल होगी वो बड़ी होगी उन अकेली अकेली वेव से। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट वेव यानी कि जो नई वेव आपको हासिल हो रही है वो लेस देन होगी जो आपके पास दो इंडिविजुअल वेव्स थी जो कि आपस में मिली थी।
जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, एक ये वेव है और आपके पास एक ये वेव है। जब ये दोनों वेव्स आपस में मिली तो उन्होंने एक नई वेव बना दी, और ये जो नई वेव है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एक ये मीन पोजीशन वाली लाइन ड्रॉ करूं जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो मीन पोजीशन से जिस पॉइंट तक वो मैक्सिमम फासले तक गई है ना, असल में वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो अब जब दो वेव्स आपस में इस तरह से मिली कि जो नई वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है। जबकि ये एक एग्जांपल है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जिसमें आपके पास ये एक पहली वेव है और ये दूसरी वेव है। जब ये आपस में मिली यानी ऐड हुई तो उन्होंने एक नई वेव बना दी, और ये जो नई वेव बनी है इसका एम्पलीट्यूड ही कुछ नहीं है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो हो चुका है। एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है जब दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलें। तो वो ये जो फिनोमेना है इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इन रिपल टैंक के बारे में स्टडी किया।